और चलिए आलमी खबरों में तफसील से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात सहाफी जमाल खाशोगी के कत्ल मामले की। दरअसल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दरअसल आखिरकार सहाफी जमाल खाशोगी के कत्ल की सख्त मजम्मत की है। क्राउन प्रिंस ने कहा है कि सऊदी तुर्की के साथ मिलकर के कत्ल की जांच कर रहा है और जो भी कसूरवार होगा उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। सऊदी के मशहूर सहाफी जमाल खाशोगी के कत्ल के 3 हफ्ते बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सफाई दी है। रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब तुर्की के साथ मिलकर इस केस की तहकीकात में ताउन कर रहा है। शहजादा सलमान ने कहा कि खाशोगी कत्ल मामले में जो भी कसूरवार होगा उन्हें सजा दी जाएगी। आखिर बिल आखिर इंसाफ की जीत होगी। क्राउन प्रिंस ने कहा कि बहुत से लोग जमाल कत्ल के वाक़े से फायदा उठाते हुए सऊदी और तुर्की के ताल्लुकात में रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। ये जुर्म तमाम सऊदियों के लिए बड़ा तकलीफ है और दर्द आमेज था। ये दुनिया के तमाम इंसानों के लिए तकलीफदेह था। जो लोग भी इस जुर्म में मुलव्विस हैं उनका एहतसाब होगा और बालाखिर इंसाफ होगा। सऊदी अरब तुर्की के साथ मिलकर इस वाकयात की तहकीकात कर रहे हैं। जो भी कसूरवार होगा उन्हें सजा दी जाएगी। उधर अमेरिका ने जमाल खाशोगी के कत्ल मामले में सऊदी अरब पर अपना रुख सख्त कर लिया है। सदर ट्रंप ने इस केस की तह तक पहुंचने के लिए CIA की चीफ जीना हस्पेल को तुर्की भेजा था। जराये के मुताबिक तुर्की ने जमाल कत्ल केस की ऑडियो टेप समेत कई सबूत हस्पेल से शेयर किए। वहीं ट्रंप ने इशारों में कहा कि खाशोगी के कत्ल में प्रिंस सलमान का हाथ हो सकता है। No, however they talked about it, nothing that they've done has done well. It certainly has not been spoken of properly. They did the wrong thing in even thinking about the idea. They certainly did a bad job of execution, and they certainly did a bad job of talking about it or covering it up, if you'd like to say that. But I would say it was a total fiasco. वाज़ेह है कि 2 अक्टूबर को जमाल खाशोगी तुर्की के अंकारा में वाक़ सऊदी काउंसिल खाना गए थे, जिसके बाद वो वापस नहीं आए। 17 दिनों तक सऊदी ने इस पर कई अलग अलग बयान दिए, लेकिन बैनुल अक़वामी दबाव के बाद सऊदी अरब ने माना कि खाशोगी काउंसिल खाने के अंदर बहस के बाद हुए झगड़े में मारे गए, लेकिन उनकी लाश कहाँ है ये बताने को तैयार नहीं। अब देखना है कि जमाल खाशोगी कत्ल केस का सच सामने आता है या फिर ये एक राज बनकर रह जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और पूरे मामले पर हमारे साथ तफसील से बातचीत करने के लिए मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट परवेज बिलग्रामी साहब फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। सर, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। जी शुक्रिया। परवेज सर, सऊदी ने सहाफी जमाल खाशोगी के कत्ल की बात मान ली है, लेकिन यह नहीं बता रहा कि उनकी लाश कहां है और किसने इस ऑपरेशन का हुक्म दिया। क्या इसके तार शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से जुड़ते दिखाई देते हैं? जी, ज्यादातर एक्सपर्ट का तो यही मानना है कि इसमें शहजादा सलमान की मर्जी के बगैर ये मुमकिन नहीं था। इससे पहले जिन साहब को हटाया है उन्होंने अपने रॉयल कोर्ट से सऊद अल क़तानी साहब, उनका एक ट्वीट जो है वो बहुत आम हो रहा है, जिसमें अरबी के ट्वीट का अंग्रेजी के साथ इसमें कहा गया कि मैं कोई भी काम बगैर हिज हाइनेस के मर्जी या हुक्म के बगैर नहीं करता। जिनको अभी इन्होंने रॉयल कोर्ट से सस्पेंड किया है, जिन 15 लोगों को वो भी शामिल है और ये कहा जाता है कि उनका इसमें सबसे बड़ा रोल है। और दूसरी चीज, सऊदी अरब ने ये 2 हफ्ते के बाद ये एक्सेप्ट किया है कि वो उनका मर्डर हो गया है। वो इसलिए नहीं किया है कि उनको करना था, बल्कि उनके ऊपर इतना प्रेशर था टर्की की तरफ से, धीरे धीरे लीग को बिट्स एंड पीसेज में या डिप ड्रॉप करके रिलीज कर रहे थे कि उनके ऊपर इतना प्रेशर बना कि इनको एक्सेप्ट करना पड़ा। ठीक बात। लेकिन सर, उधर अमेरिका ने भी सऊदी पर दबाव बढ़ा दिया है और CIA डायरेक्टर हस्पल तुर्की से सारे सबूत लेकर के वापस लौटी हैं। क्या अमेरिका कोई बड़ा खुलासा कर सकता है या फिर क्राउन प्रिंस को घेर सकता है? क्या अमेरिका के हाथ में दरअसल बहुत कुछ नहीं है इस मामले में, क्योंकि टर्की डायरेक्टली हैंडल कर रहा है और उसने बहुत ही समझदारी से या बहुत ही चालाकी से
टर्की और सऊदी अरेबिया का एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना के, GIT बना के इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बाकी अमेरिका को इससे दूर रखा है। शायद इसी वजह से, चूंकि अमेरिका इस मामले से बिल्कुल दूर रखा है टर्की ने इतना कि वो उसमें दखलंदाजी ना कर सके, इसी वजह से शायद उन्होंने अपनी CIA की चीफ हेस्पेल को वहां पर भेजा हो। लेकिन ये बिल्कुल जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है वो बिल्कुल टर्की के कंट्रोल में है। इसमें अमेरिका का इन्वेस्टिगेशन के पार्ट पे कोई रोल नहीं है। हाँ, चूंकि एक मेजर पावर है और ट्रम्प के खुद पर्सनल बहुत अच्छी रिलेशन है क्राउन प्रिंस से और उनके दामाद की, तो इस वजह से ये दरअसल एक टैक्टिक मुझे लगती है जो ट्रम्प पर प्रेशर बना रही, चूंकि CIA और अमेरिका के सिर्फ दिखावा है, यानी टैक्टिक है। लेकिन सर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने एक बड़ा बयान इन सब के बीच दे दिया है कि बहुत से लोग जमाल कत्ल के वाक़े से फायदा उठाते हुए सऊदी और तुर्की के ताल्लुकात में रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनका इशारा किसकी तरफ था? उनका इशारा अमेरिका और जो यूरोपियन पावर्स हैं, खासकर जर्मनी ने अपनी आर्म्स डील कैंसिल करी है, UK और फ्रांस भी दबाव डाल रहे हैं, तो जाहिर है डायरेक्ट इशारा तो उन्हीं की तरफ था। और चूंकि अब उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं हैं सऊदी किंग और क्राउन प्रिंस के पास, क्योंकि किंग ने ही सारा टेक ओवर करा है। पहले एर्दोआन से किंग ने बात करी, टर्किश प्रेसिडेंट से, उसके बाद भी कल क्राउन प्रिंस ने बात करी, तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं हैं। तो इस वक्त सारा गेम जो है वो टर्की के इर्द गिर्द है, तो इस वजह से ये बयान आ रहे हैं। इन सब के बीच सर जो अमेरिका की तरफ से बार बार बयान दिया जा रहा है, जिस तरह का प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्या हम उसको उसी तरह से समझे या फिर जबरदस्ती सिर्फ दिखाने के लिए ये सब चीजें की जा रही हैं? असल में तो अंदर से हाथ मिले हुए हैं क्या? अंदर के हाथ मिले होना एक अलग बात है, जो कि अमेरिका इन सारी सिचुएशन से क्या एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, क्या वो एक्सट्रैक्ट कर पाएगा टर्की के, क्योंकि टर्की के हाथ में बहुत सारी चीजें हैं, तो जितना एक्सट्रैक्ट करना चाह रहा था या इस केस से करना चाह रहा हो, क्या वो कर पाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जो हो गया वो हो गया, अब इससे कितना बेनिफिट उठाना है और कैसे इस सिचुएशन अब इस पर गौर हो रहा है। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए सर आपका। बढ़ते खबरों में आगे, अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा और साबिक वजीर खारजा हिलेरी क्लिंटन समेत 5 मुख्तलिफ लोगों के मुश्तबा पैकेटों के जरिए बम भेजने वालों को पकड़ने के लिए FBI ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। FBI ने एक बयान में कहा, 22 अक्टूबर और 24 अक्टूबर के बीच न्यूयॉर्क और वाशिंगटन और साथ ही फ्लोरिडा में कई मकामात पर मुश्तबा पैकेट मिले हैं। FBI के डायरेक्टर क्रिस्टोफर राय ने यह कहा कि इन पैकेटों को भेजने के लिए जिम्मेदार किसी भी शख्स को पहचानने और गिरफ्तार करने का काम करना जारी रखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी के पास भी इन पैकेटों को भेजने वालों से जुड़ी हुई जानकारी है तो वो FBI से राब्ता कर सकते हैं। पुलिस के मुताबिक ये एक दहशतगर्दाना हमला था जिसे सूझबूझ के साथ नाकाम कर दिया गया। There is a number of devices, and there's a pattern apparently to the number of devices. We wouldn't be at all surprised if more devices show up. A device has been sent to my office in Manhattan, which we were just informed about, and that device is also being handled. उधर साबिक सदर बराक ओबामा, हिलेरी क्लिंटन और डेमोक्रेटिक पार्टी के हिमायतियों को कुरियर के जरिए बम भेजे जाने की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त मजम्मत की है और इस पूरे मामले की साफ और शफाफ जांच का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। ट्रंप ने कहा कि हमें एक होकर के ये साफ और मजबूत पैगाम देना होगा कि अमेरिका में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि हुकूमत इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उन्हें सजा मिलेगी। The safety of the American people is my highest and absolute priority. I have just concluded a briefing with the FBI, Department of Justice, Department of Homeland Security, and the U.S. Secret Service. As we speak, the packages are being inspected by top explosive experts, and a major federal investigation is now underway. The full weight of our government is being deployed to conduct this investigation and bring those responsible for these despicable acts to justice.
रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूरोपियन ममालिक को धमकी दी है कि अगर यूरोप के किसी भी मुल्क ने अमेरिका की न्यूक्लियर मिसाइलों को अपने मुल्क में जगह दी तो उन्हें निशाना बनाया जाएगा। पुतिन ने कहा कि अमेरिका ने रूस के साथ सर्द जंग के वक्त की अहम मिसाइल समझौते को खत्म कर दिया है। इसके बाद यूरोपियन ममालिक के लिए बेहतर होगा कि वो अमेरिकी मिसाइलों को अपनी सरजमी पर जगह देने से बचे, नहीं तो इलाके में असलहे की नई दौड़ पैदा हो जाएगी। पुतिन ने यह बात इटली के वजीर आजम ग्यूसेप्पे कोंटे के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। पुतिन ने कहा कि वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रूस के साथ हुई इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस मुआहदे को खत्म करने का ऐलान किया है, जो कि काफी खतरनाक प्लान है। उधर रूस की धमकी को नजरअंदाज करते हुए मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो ने जंगी मशक का आगाज कर दिया है। सर्द जंग के खात्मे के बाद ये नेटो की अब तक की सबसे बड़ी फौजी एक्सरसाइज होगी। नॉर्वे में 2 हफ्तों तक जारी रहने वाली इन मशकों में 50,000 फौजी, 10,000 टैंक और फौजी गाड़ियां और 300 से ज्यादा जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर और बहरी जहाजें हिस्सा ले रही हैं। बता दें कि ट्राइडेंट जंगर नामी इस जंगी मशकों में जर्मनी के भी 10,000 फौजी शिरकत कर रहे हैं, जो कि अमेरिका के बाद नेटो के किसी भी रुकन मुल्क की तरफ से भेजे गए फौजियों की सबसे बड़ी तादाद है। नेटो के इस फौजी मशक को हाल के दिनों में रूस और चीन के मुश्तरका फौजी मशक का जवाब माना जा रहा है। वहीं रूस ने इस फौजी मशक की मजम्मत की है। इधर चीन ने कहा है कि वो अपनी जमीन का 1 इंच हिस्सा भी नहीं छोड़ेगा, चाहे वो ताइवान हो या फिर साउथ चाइना सी। चीन के वजीर दिफा वी फेंगही ने बीजिंग में एक कॉन्फ्रेंस के खिताब करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी मुल्क ताइवान या फिर साउथ चाइना सी को चीन से अलग करने की कोशिश करेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। चीन के वजीर दिफा ने कहा कि बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच मिलिट्री रिश्ता अहम और हसास है, लेकिन अमेरिका को चीन के अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने साउथ चाइना सी में अमेरिकी बहरिया की मौजूदगी पर भी सवाल उठाए। वाज़ेह है कि चीन ताइवान और साउथ चाइना सी को अपना हिस्सा मानता है, जबकि अमेरिका समेत कई मुल्क इससे इत्तेफाक नहीं रखते। अमेरिका ने ताइवान के दिफा के लिए 2400 करोड़ रुपए का हथियार देने का फैसला किया है। इधर मुआशी बहरान से गुजर रहा पाकिस्तान सऊदी अरब से सहारा मिलने के बाद अब चीन का रुख कर रहा है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान नया कर्ज लेने के लिए 3 नवंबर को चीन जाएंगे। इमरान ने हाल ही में सऊदी अरब का दौरा किया था और शाह सलमान ने पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर की मुआशी मदद का भरोसा दिलाया है। इस्लामाबाद में एक दुरुब से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि मुल्क में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और नौकरियों की जरूरत है। सरमाकारी और कारोबार के रास्ते से ही ये सब पूरा होगा और हुकूमत लोगों को गुर्बत से निकाल पाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि चीनी सदर से CPEC के प्रोजेक्ट में ज्वाइंट एडवेंचर पर भी बात होगी। इससे पाकिस्तान में सरमाकारी बढ़ेगी। और इरफान खान ने मजीद ये भी कहा कि चीन से हाउसिंग के शोबे पर भी बात होगी ताकि हुकूमत का 50 लाख घर बनाने का हदफ भी पूरा हो सके। बात रोहिंग्या मुसलमानों की। अक़वाम मुत्तहिदा की तफ्तीशकारों ने सलामती काउंसिल में रोहिंग्या मुसलमानों के हालत पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम भी अब भी जारी है, अमन कायम करने में नाकाम रही। यूएन में पेश की गई इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि म्यांमार में अभी भी रोहिंग्या मुसलमानों पर तशद्दुद ढाए जा रहे हैं और म्यांमार हुकूमत लगातार यह दिखा रही है कि वहां पर पूरी तरह से अमन है। इसके साथ ही रिपोर्ट में इस मुद्दे को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के पास भी भेजे जाने का मुतालबा किया गया है। रोहिंग्या बहरान को लेकर के बने अक़वाम मुत्तहिदा फैक्ट फाइंडिंग मिशन के सदर मार्जुकी दारुस्समान ने यह कहा कि हजारों रोहिंग्या मुसलमान अब भी बांग्लादेश की तरफ हिजरत कर रहे हैं और जो बचे हुए हैं उन्हें बौद्ध अक्सरियत वाले इलाकों में जुल्म और सितम सहना पड़ रहा है। Many of the serious violations described in our report undoubtedly amount to the most serious crimes of concern to the international community, threatening the peace, security and well-being of the world. War crimes and crimes against humanity have been committed in Kachin, Shan and Rakhine states. The mission
उधर म्यांमार ने अक़वाम मुत्तहिदा तफ्तीशी रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा में म्यांमार के सफीर ने इस रिपोर्ट को एक तरफा बताया। उन्होंने कहा कि हुकूमत रखाइन में अमन कायम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बैनुल अक़वामी दबाव की वजह से इस अमन कोशिश को नुकसान पहुंच रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल रखाइन सूबे में तशद्दुद भड़कने के बाद 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान भागकर बांग्लादेश में पनाह लेने पर मजबूर हुए हैं। Unilateral coercive measures without regard to the objective situation in Myanmar and imposition of politically motivated external pressure will be detrimental to the existing goodwill and cooperation of the Myanmar government with the international community. The situation in Rakhine is in no way threaten international peace and security. The accusation is absurd and groundless. The report is full of prejudice and totally unconstructive. ईराक की पार्लियामेंट ने राय शुमारी के दौरान वजीर आजम आदिल अब्दुल मेहदी की तरफ से तजवीज करदा 22 वुज़रा में से 14 की तौसीक कर दी है। पार्लियामेंट की जानिब से तौसीक के बाद 14 वुज़रा ने हलफ भी उठा लिया, लेकिन बाकी वुज़रा पर तात्तुल बरकरार है। बाकी बचे 8 नामों पर जैसे ही वोटिंग शुरू हुई, मुक्तदा अल सदर के शोरोन ग्रुप ने हैदर अल इबादी का अल नस्र इत्तेहाद और सुन्नी ग्रुपों ने पार्लियामेंट से वॉकआउट कर दिया। इन लोगों का कहना है कि मुतवज़्ज़ह वज़रा पर बदउनवानी और दीगर तरह के इल्जामात हैं। पार्लियामेंट के शोबे इख्तिलात के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद अली अल हकीम को वजारत खारजा, शामिल अल गजबान को पेट्रोलियम, फराद हुसैन को खजाना, हाशिम अब्दुल मजीद को तिजारत का कलमदान सौंपा गया है। इधर मलेशिया के साबिक वजीर आजम नजीब रजाक और उनके साबिक ट्रेजरी सेक्रेटरी के खिलाफ सरकारी खजाने में 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के खुर्द बुर्द समेत कानूनी खिलाफ वर्जी का नया मामला दर्ज किया गया है, जबकि खुफिया एजेंसी के साबिक चीफ उनके ऊपर 12.1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया गया है। बता दें कि नजीब के खिलाफ बदउनवानी, ट्रस्ट के खिलाफ वर्जी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पहले से ही 32 इल्जामात दर्ज हैं और अब उनके खिलाफ 6 नए इल्जामात दर्ज किए गए हैं। ये सभी मामले एक एमडीबी इन्वेस्टमेंट फंड में हुए खरबों रुपए के घोटाले से जुड़े हुए हैं। नजीब और ट्रेजरी सेक्रेटरी जनरल मोहम्मद इरवान सेरिगार अब्दुल्ला दोनों ने इन इल्जामात से इनकार जरूर किया है। बता दें कि बदउनवानी मामले को लेकर के नजीब मई में इंतखाबात हार गए थे। नजीब रजाक और उनके अहल खाना मई से ही एक एमडीबी नाम के स्टेट फंड में हुए अरबों डॉलर के घोटाले को लेकर के जांच के दायरे में हैं। इधर यूरोपियन पार्लियामेंट में इंसानी हुकूक का अपना सखारोफ इनाम यूक्रेन के एक फिल्म साज ओलीक सेंटासोफ को देने का फैसला किया गया है। यूरोपियन पार्लियामेंट के सदर एंटोनियो तजानी ने इस अवार्ड का ऐलान किया है। जराये के मुताबिक ओलीक सेंटासोफ नामी ये फिल्म साज रूस की जेल में कैद है। उन्हें यह प्राइज देने का फैसला उन 3 मुमकिना उम्मीदवारों में से एक के तौर पर किया गया है जिन्हें इस अवार्ड के लिए सबसे ज्यादा वोट पड़े। ब्रिटेन ने फेसबुक पर 5 लाख पाउंड यानी कि करीब 4.7 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना ब्रिटिश फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका मामले में इस सोशल नेटवर्किंग साइट के बर्ताव को लेकर के लगाया गया है। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने गैर कानूनी तरीके से एक ऐप के जरिए करोड़ों फेसबुक यूजर्स का डेटा चुरा लिया था और इस डेटा का इस्तेमाल मुबैना तौर पर साल 2016 में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तशहीरी मुहिम के दौरान भी किया गया था। इसी का इल्जाम इस पर लगा था। बढ़ते खबरों में आगे, अमेरिका में हाइपर लूप सर्विस शुरू होने में अभी कुछ साल का वक्त है, लेकिन अमेरिका में 1.5 महीने के बाद एक ऐसी हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस जरूर शुरू होने वाली है जो कि आने वाले दिनों में दुनिया के बड़े शहरों की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बदल कर रख देगी। आप भी देखिए। अगर हम आपसे ये कहें कि आपका दिल्ली के कनॉट पैलेस से IGI एयरपोर्ट जाने में महज 5 मिनट का वक्त लगेगा तो आपको कतई यकीन नहीं होगा। हिंदुस्तान में तो नहीं, लेकिन अमेरिका के भीड़ भाड़ वाले शहर लॉस एंजलिस में 47 दिन के बाद इतनी ही दूरी 5 मिनट में जरूर तय हो जाएगी। कैसे होगा ये समझने के लिए पहले आपको इन तस्वीरों को देखना होगा।
मिनी बस की तरह दिख रही ये ई स्केट है। ई स्केट टर्मिनल पर खड़ी है, लोग इसमें बैठते हैं। दरवाजा बंद होते ही ई स्केट सीधे नीचे सुरंग में चली जाती है और इसके बाद सवारियों के साथ ई स्केट के सुरंग में 200 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ने लगती है। अब आप एक और तस्वीर देखिए। शहर में सड़क पर दौड़ रही लाल रंग की ये कार जाम में फंस जाती है। कार सड़क के किनारे बने इस प्लेटफॉर्म पर आती है। प्लेटफॉर्म कार को नीचे सुरंग में ले जाती है और फिर कार के साथ प्लेटफॉर्म ही सुरंग में बनी खास सड़क पर 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ने लगती है। प्लेटफॉर्म इस कार को वापस सुरंग से सड़क पर ले जाती है। खास बात यह है कि सुपरफास्ट सुरंग में जब आप सफर करेंगे तो आपकी कार की ईंधन का इस्तेमाल नहीं होगा, जिससे आपकी कीमत वक्त के साथ आपकी पॉकेट भी हल्की होने से बचेगी। संतकार एलन मस्क का दावा है कि लॉस एंजलिस में इस सर्विस को शुरू करने की टनल का पहला फेज बनकर तैयार हो गया है और 10 दिसंबर से यहाँ के लोग सुपरफास्ट सुरंग में सफर कर सकेंगे और शुरुआती दिनों में लोगों के लिए ये सेवा फ्री रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अभी तक तो आप जमीन के नीचे मेट्रो से सफर करते हैं, लेकिन सोचिए कि जब आप पूरी की पूरी कार को लेकर के नीचे चले जाएंगे तो वो नजारा क्या होगा। लेकिन हिंदुस्तान में अभी इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल वर्ल्ड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए जी सलाम के साथ।